दोस्तों, करियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ROA के प्रीलिम्स के PYQs का डिस्कशन, जो कि ईयर वाइज होने वाला है। 2010 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से फॉलो अप करें और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आई एम श्योर दिस विल गिव अ लॉट ऑफ हेल्प टू यू। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? ऑप्शंस है साइमन कमीशन, राजाजी फॉर्मूला, कैबिनेट मिशन योजना, बेविल योजना। तो आइए देखते हैं इसमें से क्या करेक्ट हो सकता है। देखिए, जनवरी 1946 में क्या हुआ था? ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता जो थे एटली, ठीक है, इन्होंने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं, उसको भारत भेजने का निर्णय लिया। भारत में कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हुए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने कहा कि उसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने हेतु शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए एक आवश्यक प्रबंध करना है। इस प्रकार कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। चलिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, ये आपने अगर लक्ष्मीकांत से पढ़ रखी है पॉलिटी, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों से लिंक्ड है। ठीक है, तो अगर आप अभी भी उसे ध्यान से नहीं पढ़े हैं, आई नो इट इज़ टफ टू रिमेंबर, बहुत मुश्किल होती है ये पूरा का पूरा कंटेंट याद करने में, पर आप प्रयास करें, और याद करना ही हमारे पास एक ऑप्शन है। समझ के याद करिए, रटिए, जैसे करना है करिए, बट यू हैव टू डू इट, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे हर साल पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ऑप्शंस हम देख चुके हैं। अब आप जल्दी से बताएं कि क्या आंसर हो सकता है। कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इफ़ यू रिमेंबर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसके कई सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए भी गए हैं। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान दें। ये हम पढ़ते भी हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने ये पढ़ रखा है। जब हम हिस्ट्री रिवाइज करते हैं तो हिस्ट्री के भी पोर्शन में हम ये पढ़ते हैं। तो 1935 का GOI जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दिस इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। इसको आप प्लीज़ ध्यान से फिर से जाके पढ़ें। अगर आपको याद हो तो जो सब्जेक्ट्स थे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, दो सब्जेक्ट्स में। पहला था हमारा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, और दूसरे कौन से थे? सेकेंड वन वॉज रिजर्व्ड। ठीक है, तो रिजर्व सब्जेक्ट्स में डिफेंस था, फॉरेन अफेयर्स था, रिलीजियस मैटर्स थे, और ट्राइबल एरियाज़ के कंटेंट थे, और बाकी के सब्जेक्ट्स जो थे वो ट्रांसफर्ड ग्रुप में कर दिए गए थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ नॉट सब्सक्राइब्ड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है।
ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। ओके, तो वैसे मैंने अपने पढ़ने के लिए इसको मैप में प्लॉट कर रखा था क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती थी शुरू में याद करने में। तो यू कैन ऑल्सो डू दिस, आप वर्ल्ड मैप लो और उसमें अलग अलग कंट्रीज़ जहाँ से भी जो चीज़ें ली गई हैं उसको वहाँ पे मार्क कर लो आप। दिस विल हेल्प यू रिवाइजिंग द प्लेसेस ऑफ वेरियस कंट्रीज़ एज वेल, और आपको बहुत ईजिली एक बार में देखते ही चीज़ें याद आ जाएंगी। I'll show it to you, maybe not in this video, then in the next video I'll definitely show it to you कि मैंने कैसे कर रखा है ये चीज़। देखिए, अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकारों, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, उपराष्ट्रपति का पद तथा उसे सौंपे गए कार्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो मैं मतलब ऐसे भी बता देती हूँ, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है उसने अडॉप्ट किया है। क्या अडॉप्ट किया है? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का प्रोविज़न भी हमने लिया है, और वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है वो भी हमने लिया है, और कई ऐसी चीज़ें हमने ली हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, ठीक है, मतलब जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है इसका इंडिपेंडेंट होना, और जुडिशियल रिव्यू, प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस, ये सब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसकी प्रेरणा ली है। तो करेक्ट क्या होगा? हम यहाँ पे मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स की, और मैंने अभी बताया फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए? तो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा ये डिस्कशन। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? मनरेगा इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आप जब क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी की बुक पढ़ेंगे, तो उसमें ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। एक बार उसको ध्यान से पढ़ें। इफ़ आई रिमेंबर इट इज़ ऑफ क्लास 11 ओनली। जी हाँ, वो 11 की है। 12th में तो वी हैव माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आई गेस, तो उसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। खैर, हम अभी यहाँ पे देखते हैं, वो तो मैं इस स्कीम के बारे में पढ़ने को बता रही थी। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50। देखिए, अनुच्छेद मतलब होता है वैसे आर्टिकल, तो आर्टिकल 50 क्या कहता है आपको याद है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, है ना। अब 43, 45, 47 इन सब की बात करें तो 43 पे जाते हैं। 43 जो है वो हमें बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। डीपीएसपी आपको पता ही है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें ये कुछ जो हमने मेंशन कर रखा है, ये हमें डायरेक्ट करते हैं, ये प्रिंसिपल्स हमें डायरेक्ट करते हैं स्टेट को वाइल फॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स एंड लॉज। जब भी कोई लॉ बनाया जाएगा तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की बात करें अगर हम, तो मनरेगा कार्यक्रम अनुच्छेद 43 के अंतर्गत लागू किया गया है। नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 43 में यह व्यवस्था की गई है। और इसमें हम अगर बात करें तो जैसे अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन और सिक्योर वर्क, लिविंग वेजेस मतलब होता है कि हमें सही तरीके से पैसे मिलना, जो मजदूरी हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके पैसे मिलना, ठीक है। एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और फुल एन्जॉयमेंट ऑफ लेजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़, इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 43। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ऐसे ये सारे के सारे याद होने चाहिए। आपको ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स अच्छे से, मतलब इट शुड बी इन योर नर्व्स, आपको इतने अच्छे से याद होना चाहिए कि आपको कोई भी ऑप्शन घुमा के पूछ ले तो आप उसको आंसर कर पाओ। द आंसर विच इज़ करेक्ट इज़ नॉट द ओनली थिंग यू हैव टू लर्न, ये आपको समझना है।
आपको ये सारे ऑप्शंस जो गलत हैं, जो नहीं थे हमारे आंसर में, उनको भी समझ के लर्न करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? मध्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपको अगर मान लो नहीं भी पता है, ठीक है, तो आप कॉमन सेंस लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैन यू सॉल्व इट अप? आप ज़रा सोचो कि क्या ये क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला है मध्य निषेध की बात करें तो, और गौ संरक्षण की बात करें, पर्यावरण संरक्षण की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम बिल्कुल कर सकते हैं और ये मेंशन्ड भी हैं। मेंशन कहाँ है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसे मतलब वैसे भी बोलूँ तो राइट ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन जिनकी एज कितनी होती है, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, इतनी आयु जो होती है बच्चों की, ये उनके लिए ये फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट किया गया था अंडर आर्टिकल 21A, ठीक है। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। आपको ये याद होना चाहिए कि ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था। एक 86 था और एक आपको और भी याद करना है, आई गेस इट वाज 61 एंड 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी के उस पर है। आप इसको पढ़ना, आप एक बार जाके गूगल करना अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो, यही नहीं याद है तो प्लीज़ इसको लर्न करिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो कि पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में और पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप ध्यान से देखो, तत्व नहीं है पूछा है हमसे, ठीक है, ऑड वन आउट टाइप्स कुछ। तो प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल आर्टिकल 47 में आता है, ठीक है, और काउ प्रोटेक्शन मतलब गौ संरक्षण हमारा आर्टिकल 48 में आता है। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 48 में। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो हमारा आर्टिकल 48A में आता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम बाकी के ऑप्शंस को स्ट्राइक कर सकते हैं, मीन दे आर करेक्ट। और ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा गड़बड़ है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये हमारे क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। चलिए आगे देखते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? धन विधेयक मतलब आप समझ रहे होंगे, धन विधेयक इज रिलेटेड, धन मतलब पैसा, ठीक है। तो मनी बिल वी आर टॉकिंग अबाउट। कर से संबंधित उपबंध, उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस। जुर्माने का अर्थदंड से संबंधित उपबंध धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। क्यों? अरे जुर्माने की बात यहाँ करेंगे ही नहीं हम जब बिल लाने की बात कर रहे हैं तो ये मनी बिल हमारा कौन से आर्टिकल में आता है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं आर्टिकल 110। और एक बार ये लास्ट ईयर आई गेस UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 109 जो है
वो किसके बारे में बात करता है? इज इट रिलेटेड टू मनी बिल? से यस इट इज़ रिलेटेड टू मनी बिल। और हमने ये पढ़ नहीं रखा है, हमने तो आर्टिकल 110 पढ़ रखा है, तो हमें वही याद था। तो आप जब कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसके पहले और उसके बाद का भी आर्टिकल एक बार पढ़ लें, क्योंकि वो पूछा जा सकता है। आई मीन देयर आर चांसेस ऑफ इट बीइंग आस्क्ड इन द पेपर, सो प्लीज़ गो थ्रू इट वंस। याद नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट एक बार देख लो कि आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद आ जाए, ठीक है। तो कर से संबंधित, कर मतलब होता है टैक्स, ठीक है। तो ये टैक्स से संबंधित मतलब दिस इज़ नॉट करेक्ट, ओके। और हमसे पूछा गया सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर, ओके, दिस हैज़ बीन काउंटेड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आएंगी अनुच्छेद 110 में। कर लगाना, कम करना या बढ़ाना, उसको नियमित करना या उसमें कोई परिवर्तन करना, भारत सरकार की ओर से ऋण लेना या किसी आर्थिक भार में कोई परिवर्तन करना हो, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में कुछ धन डालना हो या निकालना हो, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है? दिस इज टॉकिंग अबाउट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट। भारत की संचित निधि में से किसी व्यय के संबंध में धन दिया जाना हो, भारत की संचित निधि तथा सार्वजनिक लेखों में धन जमा करने या लेखों की जांच पड़ताल करनी हो तथा उपरोक्त 1 से 6 में सम्मिलित विषयों में संबंधित विषय। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठ पदधारी है, के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और हमारे ऑप्शंस हैं 1 तथा 2, 1, 2 तथा 3, 1, 3 तथा 4, सभी चारों। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के पश्चात उपराष्ट्रपति सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, ठीक है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही होल्ड्स द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया, ठीक है। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति का सामान्यकृत राज्य सभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है, कई बार पढ़ रखा है, एंड दिस आर्टिकल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ना भूलें, ठीक है। और ये बाकी के जितने ऑप्शन दिए गए हैं दे आर ऑल करेक्ट, सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो गणतंत्रीय अवधारणा की बात कर रहा है, ठीक है। रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया जो है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम पावर मतलब सबसे ज़्यादा जो पावर होता है वो किसके हाथों में होता है? ऑफ कोर्स द पीपल ऑफ इंडिया,
पीपल ऑफ इंडिया, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो हमारे पास पावर होता है, लोगों के पास। एंड द हाईएस्ट अथॉरिटी, जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो एंट्रस्टेड टू एन इलेक्टेड हेड, जो हमसे चुन के जाते हैं, ठीक है, हम जिन्हें चुन के भेजते हैं ऊपर, उनके ही हाथों में हमारे राज्य की भागदौड़ सौंपी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेजॉरिटी जो होती है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे मतलब बैठे होते हैं नेता मंत्री जाके वहाँ पे, वो किसके द्वारा चुने गए होते हैं? ऑफ कोर्स दे आर इलेक्टेड बाय अस, दे आर सेंट देयर बाय अस, हम उन्हें भेजते हैं वहाँ पे चुन के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था, कौन सा सही नहीं है। आपको जब भी, अच्छा आप गलत ना करो, इसके लिए मैं आपको एक ये तरीका बता रही हूँ, जब आप क्वेश्चन रीड करो आप वहाँ पे गोला लगा लो अगर वहाँ पे लिखा है कौन सा नहीं है, क्योंकि आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है, आपको सही आंसर नहीं टिक कर देना है कि सही आंसर आप टिक करके बैठ गए हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, राजा के समान एक व्यक्ति में निहित हो। अरे ऐसा थोड़ी है, हम डिक्टेटरशिप में थोड़ी जी रहे हैं, हम तो एक गणतंत्र राज्य हैं। प्रश्न 9 पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। अब कूट क्या क्या हैं ये देखते हैं। ऑफिशियल्स जो हैं पार्लियामेंट के, मैं इसको एक बार इंग्लिश में भी रिपीट कर देती हूँ तो दिक्कत नहीं होगी अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को। Officials of the parliament include all of the above. What are the options? Let's look into this. Speaker of Lok Sabha, Deputy Speaker of Lok Sabha, the Secretary General of the Lok Sabha and the Chairman of Rajya Sabha. बिल्कुल, ये तो करेक्ट है, चारों ऑप्शंस करेक्ट है हमारे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1974 में, 1976 में, 1979 में, 1980 में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं बंधुआ मजदूरी मतलब बॉन्डेड लेबर। आपको याद होगा एक बार कोई एक सीरियल आता था पहले, बहुत पहले, कलर्स में, अगले जन्म नोहे मोहे बिटियाई की, जो पता नहीं कुछ तो आता था, अरे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम। तो उसमें वो जो बच्ची है ना, वो बंधुआ मजदूर की बेटी थी और फिर उसको भी बंधुआ मजदूर बनाने का प्रयास करा जा रहा था, तो वो पता नहीं उसमें कुछ तो क्या था। तो देन आई अंडरस्टूड कि बॉन्डेड लेबर क्या होता है, मजदूरी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी पता है बॉन्डेड लेबर क्या होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं। ठीक है, बॉन्डेड लेबर जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन गया था। ठीक है, तो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो था 1975 में, ठीक है, हम इसको इंक्लूड किए थे और हमारा टारगेट क्या था कि हमें एलिमिनेट करना है बॉन्डेड लेबर को। बॉन्डेड लेबर सिस्टम ऑर्डिनेंस का अबॉलिशन करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया था। ठीक है, जिसको हम एक्ट बना के इनैक्ट किए थे 1976 में। जब 75 में आया था तो खुद ही सोचिए ना कि इतनी दूर जाके तो करेगा नहीं, 76 में ही ना उसको एक्ट बनाएगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस जब भी पास होता है तो हम मतलब उसको पास करने के बाद ही 1 साल के अंदर उसको अप्रूव कर देना चाहिए, नहीं तो वो एक्ट नहीं बन पाता है, वो ख़त्म हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में, तो आप उससे रिकॉल करो। ठीक है, जब भी क्वेश्चन ऐसा देखिए थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करिए, थोड़ा रिकॉल करिए, तो ऐसे में आपके लिए क्वेश्चंस डूएबल हो जाएंगे, आप सॉल्व कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, तो ये 1976 में आया था जिसका नाम था बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 73वें मतलब 73वें संशोधन में सम्मिलित हैं?
जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। वेरी नाइस क्वेश्चन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट 1 एवं 2, 1, 2 एवं 3, 1, 3 एवं 4, सभी चारों। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। हम पहले इसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए भी रिपीट करती हूँ। आप एक बात बताओ, शेड्यूल, पहले तो शेड्यूल, कौन से शेड्यूल में, कमेंट सेक्शन पे आप सब कमेंट करके बताइए कौन से शेड्यूल में हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करते हैं। क्विकली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कौन से शेड्यूल में हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करते हैं, ठीक है। और पार्ट भी आप लिख दीजिएगा कि कौन से पार्ट में आते हैं। चलिए अब मैं बताती हूँ इसको। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था हमारा 1993 का, ठीक है, इसमें ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी एनश्राइंड है। आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बात करता है विलेज पंचायत्स के बारे में, ठीक है। बाकी पंचायत्स के बारे में मैं बताती हूँ कि कौन कौन सी पंचायत थी। तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक, ये तीनों तो सही है। नगर पंचायत, अच्छा नगर से आप बताइए, नगर क्या मतलब शहर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो नगर पंचायत होगा यहाँ पे। विल इट बी इंक्लूडेड इन दिस? नो, इट विल नॉट बी, इट विल बी इंक्लूडेड इन द म्यूनिसिपैलिटीज़ वाला सेक्शन ना। हम जब पंचायत, विलेज पंचायत की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नगर पंचायत कहाँ से ले आएंगे? सो 4th वन इज़ एलिमिनेटेड। हम 4th वाला जहाँ पे भी है उसको ढूंढ के हम उसको क्रॉस कर देंगे, और बाकी के 3 तो करेक्ट हैं। सो लेट्स गो विद द ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ तक ही पढ़ सकते हैं क्योंकि इतने क्वेश्चंस आए थे उस ईयर में। बाकी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं। तब तक आप प्लीज़ इसको फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेना। अगर आप एक बार देख चुके हैं इसको नॉर्मल स्पीड में, तो रिवीजन के लिए, मतलब नेक्स्ट वीडियो को देखने के पहले रिवीजन के लिए आप इसको स्पीड में करके एक बार देख लो, सो दैट यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। एंड ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी के ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं, और आपका ऐसे ही सहयोग बना रहेगा तो हम आगे और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।